हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक सा सवाल जो हमारे मन में उठता है कि यार कई बार हमने बचपन में दो अलग अलग तरीके के शब्द सुन रखे हैं। एक हमारा है ग्रेविटेशन और एक हमारा है ग्रेविटी। क्या ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों सेम होते हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं? ये एक मन में आपके सवाल उठता है। और कई बार बच्चे सोच रहे थे अच्छा ठीक है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इन दोनों का मतलब सेम होता है, राइट? लेकिन एक्चुअली में ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों का मतलब अलग अलग होता है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, राइट? नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस, राइट? अच्छा अब देखिए, अब आपने ये भी पढ़ा है क्लास 9 में, आपने पढ़ा था कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स which is directly proportional to so and so and inversely proportional to so and so। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप समझिए कि वहां पर जो पॉइंट जो नोट करने वाली बात थी उसमें ये कहना था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हर दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, जब जो दो ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं एक बार में बच्चों, हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो दो ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक रूम में रखा हुआ एक चेयर और एक टेबल, तो ये दोनों दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के पास मास है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, राइट? अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है और मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के पास मास भी है। तो जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप उठाकर देख रहे हैं और उनके बीच का जो फोर्स आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, राइट? ग्रेविटेशन वो फोर्स है जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी मास होना चाहिए, राइट? तो ग्रेविटेशन को क्या लिखेंगे आप? ग्रेविटेशन को आप लिखेंगे gravitation, it is the force with which it is the force with which any object in universe, any object in universe attracts any another object in universe, ठीक है? both having some mass। तो वो फोर्स जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो लगाकर अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है इस यूनिवर्स में, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटी। उस फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। वो फोर्स जिससे कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। जैसे एग्जांपल, फोर्स बिटवीन चेयर एंड टेबल, फोर्स बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है? इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, अनगिनत एग्जांपल्स। अच्छा, ग्रेविटी किसको बोलेंगे? ग्रेविटी क्या बच्चों? ग्रेविटी, अच्छा देखिए, ग्रेविटेशन तो हो गया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, है ना? पहला ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो एक स्पेसिफिक फोर्स है। कैसा स्पेसिफिक फोर्स है?
उन दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, तब जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। ऑलराइट, वो फोर्स जो कि एक अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है उसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between earth and any other object having mass। अर्थ और कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से, उसे हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए, सबसे फेमस एग्जांपल, फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। राइट, फोर्स बिटवीन यू एंड अर्थ। ठीक है, वैसे एग्जांपल ले लीजिए, फोर्स बिटवीन ग्रेविटी इंस्टीट्यूट एंड अर्थ। भाई अर्थ तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? क्या ये ऐसे ही लिख दिया इसको? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच का अंतर। ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी दो बॉडीज के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनके मास की वजह से, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। और ग्रेविटी जो है वो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, उसे हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको समझ में आया है। ग्रेविटेशन यानी वो फोर्स जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को उठाकर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मास की वजह से, वो ग्रेविटेशन हो गया। और अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मास की वजह से, वो ग्रेविटी हो गया। ठीक है, तो अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो इस ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए आप लोग समझ लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं इस बात को, आप भी जब बहुत छोटे रहे होंगे, मैं भी जब बहुत छोटा, हम लोग बहुत बचपन से इस चीज को समझते हैं, हमने ऑब्जर्व किया, किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वापस से पलटकर हमारी तरफ फॉल कर जाता है। यानी ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है अर्थ की तरफ, अर्थ का किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में कहीं ना कहीं हमें बहुत बचपन से इसी का ख्याल है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। अच्छा बच्चों, क्यों आता है अब हम समझते हैं इस बात को, कि किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अर्थ के फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करके और मैक्सिमम हाइट पर रेस्ट पर आकर वापस से फिर नीचे की तरफ गिर जाता है। ऐसा ही होता है, अर्थ की तरफ फॉल कर जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तब उसका मोशन तो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो नीचे की तरफ लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, राइट बच्चों? तो इस वजह से जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तब फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती चली जाती है, और कम होते 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 फाइनली मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर आ जाता है, राइट? मैक्सिमम हाइट पर एक पल के लिए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट वहीं पर रहता है हमेशा? नहीं, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, लेकिन अर्थ तो अभी भी उसे एक फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तब समझिएगा क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे की तरफ और अर्थ का फोर्स भी नीचे की तरफ। तो इस केस में चूंकि मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है और इंक्रीज होते होते फिर किसी न किसी स्पीड से आकर वो अर्थ को स्ट्राइक करता है, राइट। गैलीलियो ने इस चीज को पहली बार ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। इस चीज की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, बड़े जोर शोर से करेंगे, ठीक है। तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप चाहे चींटी को उठाकर फेंको या हाथी को उठाकर फेंको, एक फेदर को उठाकर फेंको या आयरन बॉल को उठाकर फेंको, किसी भी चीज को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको शो किया और उन्होंने उस वैल्यू को भी, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया। और जो गैलीलियो ने जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट वाज वेरी वेरी, बिना कोई लॉ के, कोई उस वक्त गैलीलियो के टाइम पे कोई लॉ नहीं था ग्रेविटेशन के, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। एंड दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आज के डेट में हम जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू जानते हैं उसके बहुत क्लोज। आज के डेट में हम लोग उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, अर्थ के पास हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। गैलीलियो ने जो कैलकुलेट किया दैट वाज वेरी क्लोज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जो हमारे जो लॉज हैं, जो फॉर्मूले हैं, उसके बेसिस पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। मैथमेटिक्स को सपोर्ट करता हुआ 9.8 आया। गैलीलियो ने बिना किसी लॉ के, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको कैलकुलेट किया था। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कोई चीज अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसका मोशन ऊपर, फोर्स नीचे। जब मोशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जब मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो स्टार्स है, मून है, स्टार, मून, प्लैनेट्स, इन सब के मोशन को पढ़ने के लिए इंसान अभी नहीं, अभी से बहुत साल पहले से ही बड़ा उत्सुक रहा है। ठीक है, आज से कुछ 2000 साल पहले की अगर हम बात करें तो देयर वाज फर्स्ट प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लूटोलमी। प्लूटोलमी जो है, उन्होंने प्लूटोलमी मॉडल दिया था हमें। उस मॉडल में उन्होंने जो प्लैनेट्स हैं और जो प्लैनेट है, सन है, ठीक है, इन सब के मोशन के रिगार्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग प्लूटोलमी मॉडल कहते हैं। एक मॉडल दिया था जिसे हम लोग प्लूटोलमी मॉडल कहते हैं। उस प्लूटोलमी मॉडल में उन्होंने बताया कि उनके मॉडल को हम लोग ना जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जीईओ, जियो, जियोसेंट्रिक मॉडल। तो जियो का मतलब हो गया अर्थ और सेंट्रिक मतलब अर्थ जो है वो सेंटर पे है। तो प्लूटोलमी के मॉडल के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर पर है और सारे प्लैनेट्स, ठीक है, सारे प्लैनेट्स और सन भी, ये सारे जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये प्लूटोलमी का मॉडल का कहना था। प्लूटोलमी ने सबसे पहला मॉडल जो प्लैनेटरी मोशन का आया वो प्लूटोलमी का मॉडल था। उनका कहना था कि अर्थ जो है वो सेंटर पे होता है, हमारा जो अर्थ है वो सेंटर पे है और सन और बाकी प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी थ्योरीज जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी उस टाइम पे रखी थी। लेकिन जो पहला मॉडल जो सही पता चला, या जो कह लीजिए थोड़ा अलग टाइप का जो मॉडल था, वो अभी से कुछ 1500-1600 साल पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर
एंड ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने कहा, उन्होंने ना हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। हीलियो मतलब हीलियम, हीलियम मतलब सन, तो सन को सेंटर पर रखकर उन्होंने मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर पर है और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हालांकि आर्यभट्ट की बात जो है वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंची नहीं और इस वजह से आर्यभट्ट के इस मॉडल का जो ध्यान है वो किसी की तरफ गया नहीं। तो सारे लोग यही समझते हैं कि ठीक है भैया चलो, प्लूटोनमी ने जो जियोसेंट्रिक मॉडल दिया है, यानी अर्थ को सेंटर में बताकर और बाकी सारे प्लैनेट्स और सन को अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ जो मॉडल प्लूटोनमी ने दिया था, उसी मॉडल को सच माना गया। ठीक है, समझ रहे इस बात को, उसी मॉडल को सच माना गया। अब ठीक है, चलिए वो मॉडल तो आया, फिर आर्यभट्ट ने अपना हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने सन को सेंटर पे रखा और बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के साथ इंक्लूड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। आर्यभट्ट के इस मॉडल के करीब 1000 साल पहले, नहीं अभी से कुछ 600 साल पहले, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज, आपने सुन रखा होगा, निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो है उन्होंने कॉपरनिकियन मॉडल दिया, जिस मॉडल में उन्होंने एग्जैक्टली आर्यभट्ट की बात को दोहराई। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि आर्यभट्ट ने मॉडल दिए, लेकिन उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से बताया कि सन जो है वो सेंटर पे होता है और जो अर्थ के साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे हमारे सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कॉपरनिकस के मॉडल को, चूंकि जो वहां उस टाइम का जो चर्च है वो प्लूटोनमी के मॉडल को मानता था, तो इसलिए कॉपरनिकस के मॉडल को इतना तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने कॉपरनिकस के मॉडल को ना बड़ी गंभीरता से लिया और उसमें से एक उनके बहुत बड़े फॉलोअर जिनका नाम था गैलीलियो ने भी उनकी बात को समझा। गैलीलियो ने भी ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने भी यही बताया कि कॉपरनिकस सही कह रहे हैं। कॉपरनिकस का जो कहना है, कॉपरनिकस का मॉडल कौन सा मॉडल था? हीलियोसेंट्रिक मॉडल। ये जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल की बात जो कॉपरनिकस कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। सन जो है वो सेंटर पर है और सारे प्लैनेट्स अर्थ को इंक्लूड करते हुए ये सारे प्लैनेट्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके लिए गैलीलियो को सजा भी सुनाई गई चर्च के थ्रू। खैर ये बात फिर आगे बढ़ती रही। अच्छा, जिस टाइम पर गैलीलियो इस बात को कह रहे थे, उसी टाइम पर डेनमार्क में देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज टाइको ब्राही। तो टाइको ब्राही जो है वो नेकेड आई से पूरे स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे और कुछ 50 साल उन्होंने अपने जीवन के उन सारे स्काई में नजर आते हुए ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने में उन्होंने लगाया और पूरा डेटा इकट्ठा किया। और ये डेटा इकट्ठा करते 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 उसको स्टडी करते करते टाइको ब्राहे जो है उनकी डेथ हो गई। उन्हीं के, टाइको ब्राहे के ही एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था जोहानस केपलर। जोहानस केपलर ने अपने, जिनके अंडर वो काम करते टाइको ब्राहे, उनके पूरे डेटा को करीब 22 साल स्टडी किया और 22 साल स्टडी करके ही केम टू अ conclusion which was very much different from all, not very much but it was different from all other models। अभी तक के मॉडल में क्या कहा गया? एक मॉडल ऐसा है जिसको हम लोग जियोसेंट्रिक कह रहे हैं, जिसमें अर्थ सेंटर पर है और बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। दूसरा मॉडल आया हीलियोसेंट्रिक, जिसमें कि सन सेंटर पर है और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन टाइको ब्राहे ने जो भी अपने आई के थ्रू देखकर और जितनी भी चीजों को ऑब्जर्व किया, जितने भी डेटा इकट्ठा किए, उसको जोहानस केपलर ने 22 साल तक पढ़ा और पढ़ने के बाद ही केम टू अ कंक्लूजन कि सारी चीजें जो है, सारे प्लैनेट्स जो हैं इंक्लूडिंग अर्थ,
वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जोहानस केपलर ने कहना था कि सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और यही वो मॉडल है जो कि सत्य है, यही वो मॉडल है जो कि आज हम लोग समझते हैं कि यस इट इज करेक्ट। ठीक है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा उसको समझ लीजिए, फिर हम लोग केपलर्स लॉ की बात करेंगे। तो केपलर जो है उन्होंने जब टाइको ब्राहे के पूरे डेटा को स्टडी किया और उस डेटा को स्टडी करके उन्होंने जब कहा कि सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी एलिप्स के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तब उन्होंने इस पूरे स्टडी के थ्रू प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 लॉज दिए हैं। ठीक है, जिनको हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। उसमें 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड और लॉ ऑफ एरिया। ये 3 लॉज हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट यानी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एलिप्स में मूव कर रहे हैं। तो एलिप्स कैसे बनता है इसको जरा समझ लीजिएगा। देखिए, एक आपको मतलब एक दिमाग में आपके ये एक पिक्चर आ जाए कि एलिप्स कैसा होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं। सपोज करें कि आपके पास ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड आपने 2 नेल्स लिए हैं, 2 नेल्स लिए हैं। एक नेल को ना आप कील को आप यहां पर एक पॉइंट पर आप ऐसा कर रहे हैं कि हैमर से फिक्स कर देते हैं। आपने हैमर लिया, ये नेल लिया और कट 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 करके आपने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वैसे दूसरा एक नेल लिया और उसको आपने यहां पर फिक्स कर दिया, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसमें समझिएगा, अब आपने कहा कि यहां पर ना एक धागा, एक थ्रेड जो है उसको यहां पर टाई कर दीजिए और उस थ्रेड के कुछ लंबा, सपोज करिए जैसे 1 मीटर लंबा आपने थ्रेड लिया है, उसके एक एंड को आपने यहां पर टाई कर दिया, दूसरे एंड को आपने यहां पर टाई कर दिया। यानी कि जो दोनों एंड्स हैं आपके थ्रेड के वो यहां और यहां है, और उनके बीच में क्या है, उनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस थ्रेड का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपने एक टाई कर दिया, ये समझ में आ रहा है आपको। फिर आपको एक पेंसिल लेना है या पेन लेना है और जो थ्रेड है उसको पेंसिल या पेन से पूरा खींचकर आप बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। मान लीजिए कि यहां तक आपको मिल गया, मान लीजिए यहां तक मिल गया। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो आपने पेंसिल से खींचा, यहां तक आकर पेंसिल बिल्कुल थ्रेड आपका टाइट हो गया और फर्दर आप खींच नहीं पा रहे हैं, तो थ्रेड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को अगर आप मिला दें तो कितना 1 मीटर होना चाहिए ना। उसके बाद यहां तक बात समझ रहे हैं, उसके बाद इस पेंसिल को आपको धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना, आपको बिल्कुल सीधा मूव करना है। ठीक है, मूव करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका ऑर्बिट जो पूरा का पूरा पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये जो पाथ हमारा बनकर आ रहा है बच्चों, इसी पाथ को हम लोग एलिप्स कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी जरा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये एलिप्स सबसे पहली प्रॉपर्टी एलिप्स का है। अच्छा, जब आप इस थ्रेड को यहां से खींचकर यहां पर ले जाइएगा तो इससे ये दूरी और इससे ये दूरी, इन दोनों का सम भी तो 1 मीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि थ्रेड की लंबाई 1 मीटर है। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तब ये दूरी और ये जो दूरी, इनका सम भी, अगर सपोज करिए अगर इसको मैं F1 कह रहा हूं, इसको अगर मैं F2 कह रहा हूं, इस पॉइंट को अगर मैं P1 कह रहा हूं, इसको P2 कह रहा हूं और इसको P3 कह रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए F1 P1 प्लस F2 P1, इनका सम 1 मीटर होगा अगर हमने 1 मीटर का लंबा थ्रेड ले रखा है तो। अच्छा, F1 P2
प्लस F2P2, ये भी 1 मीटर होना चाहिए। और वैसे उसी तरीके से F1P3 प्लस F2P3, इनका सम भी 1 मीटर के बराबर होना चाहिए। यानी समझने वाली बात यह है कि इस पूरे एलिप्स पे आप कोई भी पॉइंट उठाकर देख लीजिए, इस पूरे एलिप्स पे आप कोई भी पॉइंट उठाकर देख लीजिए, उस पॉइंट की दूरी, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं उनसे उस पॉइंट की जो भी दूरी है, उस दूरी का जो सम है वो सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। पहली बात, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, वो डिस्टेंस जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं अब इसको मैं जरा मिटा रहा हूं, हटा देता हूं इसको, एक और बात है इसमें, ये भी आप लोग समझ लीजिए। हालांकि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप इसको पढ़ेंगे, क्लास 11th में ही कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे आप इसके बारे में। देखिए जो F1 F2 जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं उनको हम लोग कहते हैं फोकाई ऑफ एलिप्स, ठीक है, यानी फोकस है एलिप्स के, फोकस का जो प्लूरल है वो फोकाई हो गया। तो ये दोनों जो है वो फोकस है एलिप्स के। इन दोनों को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं और इस लाइन को अगर हम आगे और पीछे की तरफ मूव कर दें, ठीक है बच्चों, अगर इसे हम लोग आगे और पीछे की तरफ मूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हमें एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट मिलते हैं। ये पॉइंट आपका मिलेगा P और ये पॉइंट मिलेगा आपका A। P पॉइंट जो है, समझिएगा, P पॉइंट जो है, अगर आप F1 फोकस की बात कर रहे हैं तो P पॉइंट वो पॉइंट है जो कि F1 फोकस से सबसे नजदीक होगा। एलिप्स पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में से P पॉइंट फोकस के F1 पहला फोकस जो है उसके सबसे नजदीक होगा। तो जो P पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं पेरीहीलियन, और जो A पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो F1 फोकस से सबसे दूर होगा, इसे हम लोग कहते हैं एपीहीलियन, ठीक है, इस बात को समझिएगा। P आपका है पेरीहीलियन, A आपका है एपीहीलियन। ऐसे कैसे याद करना है, PA पर्सनल असिस्टेंट, PA, ठीक है, तो P पेरीहीलियन और A एपीहीलियन, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद देखिए जो ये पॉइंट आपने ज्वाइन, क्यों P क्या है, P पेरीहीलियन, यानी कि वो पॉइंट, इस एलिप्स का वो पॉइंट जो कि F1 फोकस के सबसे नजदीक, A एलिप्स का वो पॉइंट जो कि F1 फोकस से सबसे दूर है। अब क्यों हम F1 फोकस पे फोकस कर रहे हैं इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग केपलर के लॉ की बात करेंगे। बच्चों PA जो हमारा होता है, PA जो हमारा होता है इसके लेंथ को हम मानते हैं 2a, कितना मानते हैं, 2a, इसे हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, क्या कहते हैं इसे, मेजर एक्सिस। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, P और A का जो मिड पॉइंट है, P और A का जो मिड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं F1 F2 के बीच में लाई करेगा, और अगर आप यहां से परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हैं, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं, सपोज करिए कि इसको हमने कह दिया CD कह दिया, मान लीजिए अगर मैं इसको CD कह दूं तो CD जो हमारा होता है वो 2b लेंथ का होता है, ठीक है, इसको हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं, इसे हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। तो PA आपका हो गया मेजर एक्सिस, अगर इसको आप O कह रहे हैं तो OP आपका हो गया सेमी मेजर एक्सिस, CD आपका है माइनर एक्सिस, तो OC क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर है बात। अब अगर सपोज करिए कि आप इस एलिप्स को ना इधर से पकड़कर और ऐसे अंदर की तरफ दबाते हैं, तो जब अंदर की तरफ दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो मेजर एक्सिस है वो कम होगा
और माइनर एक्सिस जो बड़ा होता चला जाएगा, राइट। जब आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये हालांकि इसको पढ़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि पीए जो है जब आप इसको दबाएंगे इधर से तो क्या होगा, जो मेजर एक्सिस है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और माइनर एक्सिस बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, दबाने पर आप देखिए कि F1 F2 भी एक दूसरे के नजदीक मूव करेंगे, राइट। ऐसा होगा कि F1 F2 दोनों एक दूसरे के नजदीक मूव कर रहे हैं, नजदीक मूव करते करते जब F1 और F2 दोनों O पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएंगे, उस कंडीशन में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ बराबर हो जाएगा और ये एलिप्स एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कि सर्कल जो है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है, वो केस जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर होते हैं, यानी F1 और F2 दोनों सेंटर पे कोइंसाइड कर जाते हैं। एलिप्स के उस स्पेशल केस को हम लोग सर्कल कहते हैं, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग केपलर के तीनों लॉ के बारे में बात करेंगे और एक दो सवाल भी करेंगे उस पर। तो बच्चों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, केपलर ने टोटल 3 लॉज दिए थे जिनके अंडर केपलर काम करते थे। उन्होंने टाइको ब्राहे, जिन्होंने पूरा प्लैनेटरी मोशन को अपने नेकेड आई से 50 इयर्स तक स्टडी किया था, अपना पूरा जीवन दिया था उस पर। और केपलर उनके असिस्टेंट थे। केपलर ने करीब 22 साल तक उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ही केम टू कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन को उन्होंने अपने 3 लॉज में लिखा है। वो 3 लॉज हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला क्या बच्चों, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में केपलर ने कहा है, देखिए ये आपका एक एलिप्स है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक एलिप्स है और ये मेजर एक्सिस है, ये पहला फोकस है F1, ये दूसरा फोकस है F2। बात समझ आ रही है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है ये समझिएगा। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में केपलर ने कहा कि हर प्लैनेट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जहां सन इस एलिप्स के 2 में से किसी एक फोकस के ऊपर फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम F1 फोकस पर सन को कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका सन है, फिक्स्ड है F1 फोकस पे। अब मैं इसलिए F1 फोकस से ये दूरी इसीलिए ले रहा था, F1 फोकस से ये डिस्टेंस सबसे कम, जिसे मैंने पेरीहीलियन कहा था, और यहां से ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है एपीहीलियन कहा था। ये F1 फोकस इसीलिए है क्योंकि F1 जो हमारा है वो फिक्स्ड है, वहां पर सन प्रेजेंट होता है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहता है, फिर सुनिए एक बार, सारे प्लैनेट्स, मान लीजिए ये कोई एक प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जहां सन उस एलिप्स के 2 में से किसी एक फोकस के ऊपर फिक्स्ड होता है। क्लियर है? लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? एवरी प्लैनेट revolves around sun in an elliptical orbit with sun being fixed at any one of the
टू फोकाई ऑफ एलिप्स। हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जहां सन किसी इस एलिप्स के दो फोकाई में से किसी एक फोकस के ऊपर फिक्स्ड होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिपेंड करता है, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई, उसको मैं लॉ ऑफ पीरियड से बताऊंगा आपको। यहां तक बात समझ में आई। अब एक दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया। ये समझिएगा अच्छे से, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, इसी में मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये जो है इसी में मैं डायग्राम इसका भी बना रहा हूं। लॉ ऑफ एरिया कहता है कि अगर प्लैनेट, सपोज करिए प्लैनेट जैसे प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है, अगर मैं प्लैनेट और सन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं प्लैनेट और सन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, पहले मैं स्टेटमेंट बता दे रहा हूं फिर उसका मतलब बताऊंगा। द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि भाई प्लैनेट और सन को हम जिस लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अब ये प्लैनेट से यहां पर है तो ये लाइन आपका ऐसे बन रहा है, फिर कुछ समय के बाद प्लैनेट यहां से आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए जैसे कुछ आपने कुछ टाइम लिया, जैसे 10 डेज लिया या 30 डेज लिया है, उसमें प्लैनेट मान लीजिए मूव करते करते यहां पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब प्लैनेट को अगर हम सन से ज्वाइन करें तो ये लाइन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखिए इतना एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है ना। अच्छा, फिर कभी प्लैनेट आपका यहां पर भी प्रेजेंट होगा, इसको इस स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर उतने ही 30 दिन का अगर आप टाइम ले रहे हैं तो उसके बाद प्लैनेट मान लीजिए यहां पहुंचता है। अब एरिया कितना कवर हो रहा है, इतना एरिया कवर हो रहा है। तो इस लॉ का कहना है कि वो लाइन जो कि हम प्लैनेट से सन तक ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। यानी देखिए जब ये नजदीक है तब इसकी जो वेलोसिटी है प्लैनेट की ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसने इतना एरिया कवर किया। उतने ही समय में जब ये प्लैनेट दूर था तब ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, भाई यहां पास में था तब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, उसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं, ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, इसलिए हालांकि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, लेकिन चूंकि ये नजदीक है इसलिए ओवरऑल एरिया उतना ही होगा जितना दूर में धीरे धीरे मूव करते हुए उतने समय में उसने एरिया कवर किया है। तो लॉ ऑफ एरिया कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग, ध्यान से देखिएगा, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, the line joining planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time। कहने का मतलब अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, 30 दिन का अगर आप इंटरवल लेते हैं, प्लैनेट यहां प्रेजेंट है, 30 दिन बाद आप ऑब्जर्व करिए प्लैनेट कहां प्रेजेंट होगा। मान लीजिए प्लैनेट यहां पहुंच गया, तो इस प्लैनेट को सन से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये प्लैनेट जब यहां पहुंचा है तब सन से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, और इसका जो ये पूरा पाथ था इसके बीच का, इन दोनों लाइन और जो पाथ है उसके बीच का एरिया, इतना एरिया इसने स्वीप किया है। अब जब प्लैनेट ये नजदीक था तब आपने ऐसे देखा, जब प्लैनेट दूर है तो फिर 30 दिन के लिए उसको ऑब्जर्व करिए, तब वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है इसलिए आराम आराम से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद
30 दिन में दूर होने पर जितना एरिया उसने कवर किया है और नजदीक होने पर जितना एरिया कवर किया है, ये दोनों एरिया सेम होता है। प्लैनेट जो है वो प्लैनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन करता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल एरिया स्वीप करता है। जब प्लैनेट नजदीक होता है तब वो तेजी से मूव करता है, ठीक है, इस वजह से कुछ एरिया कवर करता है। जब ये दूर होता है तो चूंकि पहले से ही डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए कम डिस्टेंस इस तरीके से मूव करता है, तब उतना एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स। ये लॉ कहता है कि भाई प्लैनेट मान लीजिए जैसे यहां है, अब इसको वापस से घूम कर आने में यहां पर कितना टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड से कहना है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, इसका जो स्क्वायर है, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अभी मैंने आपको सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बताया था ना कि भाई अगर जो F1 F2 को ज्वाइन करता हुआ लाइन को आगे पीछे हमने बढ़ाया तो ये हमारा पेरीहीलियन था, ये एपीहीलियन था। पेरीहीलियन से एपीहीलियन की जो दूरी है उसे हम लोग 2a कहते हैं, और उसका जो आधा होता है उसे हम लोग a कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा मेजर एक्सिस का आधा सेमी मेजर एक्सिस। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी एक प्लैनेट को घूमकर वापस से उसी पोजीशन में पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो उस प्लैनेट का जो भी पाथ है, अगर वो छोटे एलिया से मूव करेगा तब सेमी मेजर एक्सिस कम होगा, बड़े एलिया से मूव करे तो सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगा। उस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये कहता है कि द टाइम पीरियड of revolution of planet around sun या कह लीजिए the square of time period of revolution of planet around sun is directly proportional to the cube of semi major axis। ठीक है, तो भाई देखिए सेमी मेजर एक्सिस जितना छोटा होगा टाइम पीरियड उसका उतना ही कम होगा, और सेमी मेजर एक्सिस जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो मरकरी जो है वो उसका जो एलिप्स का जो ऑर्बिट है वो सबसे छोटा होता है, उसका मेजर एक्सिस सबसे छोटा है, तो इसलिए मरकरी को सिर्फ 87 डेज या 84 डेज ऐसा ही कुछ है, 84 डेज का टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। वहीं प्लूटो की अगर हम बात करें तो उसका मेजर एक्सिस सबसे बड़ा है, इसलिए उसे 247 इयर्स का टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। वैसे अर्थ को 365 डेज का लगता है एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, चलिए ये केपलर के लॉस थे, इसको नोट कर लीजिए। दो एक सवाल इस पे बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे, और क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून अराउंड सन। यानी कि नेपट्यून जाहिर सी बात आप जानते हैं कि एक प्लैनेट है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि बोथ ऑर्बिट्स बीइंग एज्यूम्ड सर्कुलर, हमें सर्कुलर मानकर चलना है। ठीक है, तो नेपट्यून का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हमें निकालना है। कह रहा है गिवन दैट डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट, नेपट्यून जो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है उसका जो डायमीटर है, उसके ऑर्बिट का डायमीटर है
वो 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बच्चों? टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका क्यूब। आप इसको लिख सकते हैं टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून, यानी कि आपसे नेपट्यून का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने को कह रहा है। आपको गिवन क्या है? गिवन है कि डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। मान लीजिए कि अगर अर्थ का डायमीटर टीएम, डायमीटर ऑफ अर्थ सॉरी डीई, डायमीटर ऑफ अर्थ अगर मान लीजिए कि अगर सपोज करिए कि 2r के बराबर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है? 2r, तो डायमीटर ऑफ नेपट्यून क्या हो जाएगा? 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के ऑर्बिट का जो डायमीटर, ठीक है, उससे 30 टाइम्स अर्थ के डायमीटर का ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट का डायमीटर कितना है? 2r, तो इसे कहते हैं 30 टाइम्स, 30 इंटू 2, राइट। अच्छा बच्चों, अगर मैंने आपसे आपको कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तब उसका मेजर एक्सिस क्या होता है? जो सर्कुलर ऑर्बिट का डायमीटर है वो, तो रेडियस क्या हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, यानी कि डायमीटर जो है इसका आधा कर दीजिए तो आपको सेमी मेजर एक्सिस निकल कर आ जाएगा, यानी कि रेडियस निकल कर आ जाएगा। सर्कल में सेमी मेजर एक्सिस और रेडियस दोनों सेम होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा r, और इसका जो रेडियस है नेपट्यून का वो कितना हो जाएगा? 30 इंटू आर, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे। यही तो आपका a है अर्थ के लिए और ये आपका a है नेपट्यून के लिए, ठीक है। अब समझिए, अगर ये फॉर्मूला मेरे पास है तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का स्क्वायर, टाइम पीरियड नेपट्यून में क्या हो जाएगा? k इंटू जो सेमी मेजर एक्सिस है नेपट्यून का उसका क्यूब डिवाइडेड बाय अर्थ का हमने किया तो k इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? अर्थ का क्यूब। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो टाइम पीरियड ऑफ नेपट्यून का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस नेपट्यून के का क्यूब डिवाइडेड बाय अर्थ के का जो सेमी मेजर एक्सिस उसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन का स्क्वायर। अब देखिए नेपट्यून का सेमी मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ? 30 इंटू आर, इसका क्यूब कर देते हैं तो 30 इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय अर्थ का कितना है? आर, तो आर क्यूब इंटू टाइम पीरियड अर्थ का उसका स्क्वायर। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों? 1 ईयर होता है, तो 1 ईयर का स्क्वायर, 1 ईयर का स्क्वायर, राइट। ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कट जाएगा और ये जो टाइम पीरियड है इसके स्क्वायर का वो कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 30 का क्यूब, यानी कि 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ नेपट्यून क्या हो जाएगा भाई? रूट ले लेते दोनों साइड, तो हो जाएगा रूट 30 इंटू 30 इंटू 30। ये एक पेयर 30 का तो निकल जाएगा बाहर और दूसरा पेयर जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 30 दिस मच पेयर्स, राइट बच्चों। रूट 30 कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग, 30 इंटू 5 150, 150 से थोड़ा ज्यादा, इतना ईयर नेपट्यून के टाइम पीरियड का रेवोल्यूशन होता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला आपने यूज करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं उसमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब दो अलग अलग प्लैनेट्स की बात होती है तब हमेशा हम लोग रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको।
चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। इस सवाल को जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंसेस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम सन आर 10 raised to the power 13 and 10 raised to the power 12 मीटर। तो इसका मतलब ये है, अच्छा बच्चों, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि प्लैनेट जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और सन जो है वो सेंटर पर प्रेजेंट है, तो प्लैनेट और सन के बीच की जो दूरी है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। और हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस और सेमी मेजर एक्सिस सेम होता है, यानी कि पहले प्लैनेट का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो आपको दे रखा है 10 raised to the power 13, दूसरे का 10 raised to the power 12, 10 raised to the power 13 मीटर, और दूसरे का दे रखा है 10 raised to the power 12 मीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू प्लैनेट्स। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि भैया किसी भी एक प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स उसके सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो यहां से अगर दो प्लैनेट का आप रेशियो लें तो हो जाएगा T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू सम सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब अपॉन K इंटू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब दूसरे प्लैनेट का। K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा A1 अपॉन A1 अपॉन A2 का होल क्यूब होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखें, अगर इस साइड रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा ये T1 अपॉन T2, और इस साइड रूट लेंगे तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 टू दी पावर 3/2 होना चाहिए। टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया K इंटू A क्यूब। तो भाई पहले प्लैनेट का टाइम पीरियड T1, दूसरे का T2, तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा K टाइम्स A1 क्यूब अपॉन K टाइम्स A2 क्यूब। K और K कैंसिल आउट, ये समझ रहे हैं। T1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा K टाइम्स A1 का क्यूब, T2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा K टाइम्स A2 का क्यूब। तो रेशियो लिया हमने, रेशियो लेकर अगर करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलिए, इसका हमने होल क्यूब ले लिया, दोनों साइड रूट ले लेंगे। इस साइड रूट लेने पर क्या होगा, स्क्वायर आपका हट जाएगा। इस साइड रूट लेने पर जो पावर 3 था वो हो जाएगा टू द पावर 3/2। क्लियर है? अब देखिए जरा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A1 हमें कितना दिया हुआ है 10 raised to the power 13, A2 हमें कितना दिया हुआ है 10 raised to the power 12, इसका क्या हो जाएगा टू द पावर 3/2। ये आपका आ रहा है 10, है ना, 13 और 12 को डिवाइड करें आ रहा है 10। ये है 10 raised to the power 3/2। 10 raised to the power 3 कितना होता है बच्चों, 10 raised to the power 3 होता है 10 into 10 into 10 और टू दी पावर 1/2। तो देखिए एक पेयर में 10 तो बाहर निकल जाएगा और ये 10 आपका रूट में रह जाएगा, तो यानी कि 10 रूट 10 ये रेशियो है T1 और T2 का। ठीक है, क्लियर है? ये तो पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड। तो पहले प्लैनेट का जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है, टाइम पीरियड याद करिए, टाइम पीरियड हमारा होता है T इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v होता है। 2πr एक सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस, और v हो गया स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम पीरियड। तो यहां से आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू, v को इधर भेज दिया, t को इधर भेज दिया, 2πr अपॉन t। ठीक है, अच्छा यहां पर हम r ना लेकर हम a लिख रहे हैं तो इसलिए 2πa अपॉन t हो जाएगा। तो पहले प्लैनेट के लिए v1 क्या हो जाएगा 2πa1 अपॉन t1, v2 कितना हो जाएगा 2πa2 अपॉन t2। तो v1 अपॉन v2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2π से 2π कट जाएगा, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इनटू ये नीचे t1 तो रहेगा ही, है ना, और ये t2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा t2, राइट। अच्छा, a1 अपॉन a2 की अगर हम बात करें, एक चीज अब ध्यान से देखिएगा,
A1/A2, ठीक, A1/A2 जो है बच्चों, ये हमारा कितना है, A1/A2 ये हमारा है 10⁻13 अपॉन 10⁻12, यानी कि 10 के बराबर है ना। तो A1/A2 की जगह क्या लिखते हैं, A1/A2 की जगह लिख देते हैं 10। अच्छा, और T2/T1 कितना है, देखिए T1/T2 अगर 10√10 है तो इसका उल्टा अगर कर दें तो T2/T1 ये मिल जाएगा हमें 1/10√10, यानी कि ये हो जाएगा T2/T1 की जगह लिख दीजिए 1/10√10, 10 से 10 कट गया तो ये क्या आ रहा है हमारा 1/√10। क्या कोई यूनिट होगा इनका, कोई यूनिट नहीं हो, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये सवाल भी आप लोग नोट कर लीजिए, और इस तरीके के कुछ सवाल जो हैं आप ढूंढकर और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, केपलर्स लॉ इस चैप्टर की शुरुआत है, इसके बाद हम लोग न्यूटन के लॉज पे भी आएंगे। याद रखिएगा बच्चों, केपलर ने जो लॉ दिया है, इसी लॉ के मदद से न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड किया था, उस पर भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप जरा यहां तक पढ़ लीजिए, इससे सवाल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, बाय।